अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक क्वेश्चन टैग्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी एंट्री टेस्ट में या दीगर इंग्लिश टेस्ट में किसी न किसी शक्ल में आ सकता है और बाज़ दफ़ा आता भी है, तो लिहाजा इसका समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन टैग की छोटी सी डेफिनेशन दी है, वो हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के बाद हम एक छोटा सा इजाफा करते हैं जो एक क्वेश्चन की शक्ल में होता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है कि आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन, कि हम जो बात कर रहे हैं हम दूसरे से उसकी एग्रीमेंट को या जो हमने बात की है उसके हवाले से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम ये बात इस तरह से आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन बनाकर पेश करते हैं। जिस तरह हम अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आखिर में कहते हैं है ना, कि आज बहुत गर्मी है ना। अब ये जो है ना हम कह रहे हैं, बेसिकली ये हम सामने वाले से उसकी एग्रीमेंट या उससे कंफर्मेशन जानने के लिए कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग ये क्वेश्चन टैग हम इंग्लिश में इस्तेमाल करके करते हैं। आगे है कि दे आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस। अच्छा, ये मोस्टली कॉन्वर्सेशन की चीज़ें हैं, कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल होती हैं और बाज़ दफ़ा इनफॉर्मल राइटिंग्स में भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब जब ये कॉन्वर्सेशन की चीज़ है तो ये टेस्ट में किस तरह आ सकती है, तो बेसिकली ये थोड़ी सी ट्रिकी इसकी कुछ रूल्स हैं, तो इसलिए ये एक टेस्ट आइटम बनता है। अच्छा, अब इसका जो बेसिक रूल है वो पहले हम समझ लेते हैं। ये कहता है कि एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट टेक्स अ नेगेटिव टैग। अफर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक सिंपल जो पॉजिटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है उसका जब हम टैग लेंगे या टैग बनाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यू लाइक पिज़्ज़ा डोंट यू। अब यू लाइक पिज़्ज़ा ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बना वो नेगेटिव बना। अच्छा, अब ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो टेंस होता है उसी टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब लेकर उसका टैग बनाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका है कि अ नेगेटिव स्टेटमेंट टेक्स अ पॉजिटिव टैग, यानी ये रिवर्स हो जाता है। जिस तरह ऊपर था कि पॉजिटिव अगर आपका सेंटेंस होगा तो नेगेटिव आपका टैग होगा, यहाँ क्या है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यू डोंट लाइक पास्ता डू यू। ऊपर था डोंट यू, नीचे है डू यू। अच्छा, यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि हम डू या डोंट के साथ ही बात करें। ये डिपेंड करता है कि जो भी हमारा टेंस यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर, जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, उस टेंस के मुताबिक हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी वो होगा सेंटेंस के अंदर, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जैसा कि ये दो सेंटेंसेस हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आता, यानी सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लिखा जाता, तो लिहाजा हम उसमें डू या डज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमें कहीं सिंपल सेंटेंस में नज़र नहीं आता, तो उसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे जाकर मज़ीद हम इसको देखेंगे। यहाँ जो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ टैग इज़ ऑलवेज़ अ प्रोनाउन, यानी जब हम टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन या कोई नेमिंग वर्ड अगर होता है तो हम उसको रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैक लाइक्स ट्रैवलिंग डजंट ही। डजंट जेक हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग में। क्लियर? आगे इसने यहाँ बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, तो इज़, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, ये आपके प्रेजेंट सिंपल के हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, डिड ये आपका हो जाता है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स होते हैं हमारे, कैन, कुड, वुड, शुड, विल, ये जितने भी हैं, माइट, हैड, बेटर भी इसमें शामिल है, आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, तो ये जो पॉइंट पीछे बताया है ये आपको समझ आ जाएगा। दे आर क्लोज फ्रेंड्स आरंट दे। अब आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब था तो वही हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज़ किया है, आरंट दे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो डोंट वी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हैव यहाँ आ रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ हैव एज ए मैन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर हमारा सेंटेंस होता कि आई हैव बॉट अ शर्ट, अब हैव और उसके साथ अगर मैं वर्ब लगाता हूँ बॉट, तो यहाँ बॉट एक्चुअली मैन वर्ब है, जबकि हैव यहाँ क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, चूँकि मेन वर्ब हमारा बॉट है तो यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, जबकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर देखें तो हैव के साथ कोई वर्ब नहीं है। क्लियर?
तो जब हैव अकेला इस्तेमाल हो सेंटेंस में, उसके आगे कोई वर्ब थर्ड फॉर्म ना हो, तो फिर वो हैव एज ए मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ होता है। तो इसीलिए जब हैव को एज ए मैन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं और सब्जेक्ट के साथ हैव एज ए फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डोंट हम इस्तेमाल करते हैं या डजंट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इसी लिहाज से डोंट का इस्तेमाल हुआ है। डू और डज़ इनका क्या डिफरेंस है, ये मैं एक वीडियो ग्रामर टेंसेस के हवाले से बनाई है, उसमें आप जाकर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू। अब ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से यू हैड बेटर लीव नाउ, हैडंट यू। अच्छा, हैड बेटर में जो हैड हुआ है इस्तेमाल, उसी के साथ हम इसका टैग बना देते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस में भी हैडंट या हैड आता है और हैड बेटर के यूज़ में भी यही आता है। एक और सेंटेंस है कि यू लेफ्ट अर्ली यस्टरडे। अब लेफ्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लीव इज़ द फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट इज़ द सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो सब्जेक्ट के साथ, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। क्लियर। तो चूंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो लिहाजा इसका जब हमने टैग बनाया तो वो नेगेटिव बनाया, और वो डिड के साथ, डिडंट यू। सो यू लेफ्ट अर्ली यस्टरडे, डिडंट यू। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस है इसी में कि शी इज़ बेस्ट एट पब्लिक स्पीकिंग, इज़न्ट शी। ठीक है, तो इज़ ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है, उसी को हमने आगे जाकर टैग में इस्तेमाल किया है। क्लियर। यहाँ आगे एक एक्सेप्शन है कि क्वेश्चन टैग फॉर आई एम आरंट होता है, आरंट आई। जैसे एग्जांपल है कि आई एम लेट, आरंट आई। यहाँ एम को हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हम आरंट लगाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। आई एम लेट आरंट आई, तो एमेंट आई कोई वर्ड इस तरह से यूज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो फिर हम इसको एम आई कर सकते हैं। यहाँ पर आर आई की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई। क्लियर। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये टेस्ट में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि इन इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं, कमांड सेंटेंसेस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए या कमांड दी जाए, यानी वो सेंटेंसेस जो किसी वर्ब से शुरू होते हैं। तो उसमें ये कहता है कि अ पॉजिटिव टेक, विल यू, वुड यू या कुड यू, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि आफ्टर अ पॉजिटिव इम्पेरेटिव कैन बी यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और उसमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो उसको हम क्वेश्चन टेक जब उसके साथ बनाएंगे, तो हम उसको विल यू, वुड यू या कुड यू के साथ बना सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, विल यू। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें कि हमने जो ऊपर रूल पढ़ा था वो क्या था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका टैग नेगेटिव होगा, जबकि इम्पेरेटिव्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है रूल। यहाँ पर, यहाँ आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ आपका जो टैग बन रहा है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। आगे जाकर जो दूसरा इसका पॉइंट है, जो इसकी वेरिएशन है, वो आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें इम्पेरेटिव्स की, और इम्पेरेटिव में अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, ये सिर्फ रिक्वेस्ट के हवाले से बात हो रही है कि अगर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट और आपका टैग दोनों पॉजिटिव होते हैं, और उसमें हम विल भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं किसी भी प्रोनाउन के साथ। अच्छा, आगे इसमें इसने एक थोड़ी सी वेरिएशन बताई है, वो क्या है कि हम इसमें कांट यू का भी टैग बना सकते हैं। तो ये कहता है कि कांट यू इज़ यूज्ड आफ्टर एन इम्पेरेटिव दैट एक्सप्रेसेस अनॉयंस और इम्पैशंस, कि जब आप कोई इम्पेरेटिव यूज़ करें और उस इम्पेरेटिव में अनॉयंस यानी नाराज़गी पाई जाती हो, या इम्पैशंस जिससे आप बेचैन हो, यानी आप गुस्से का इजहार करें, नाराज़गी का इजहार करें, उलझन का इजहार करें, तो वहाँ आप जब टैग बनाएंगे तो वो विल यू, वुड यू या कुड यू के साथ नहीं, बल्कि कांट यू। जैसे ये एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टैंड स्टिल, कांट यू, तो यहाँ हम विल यू या कुड यू या वुड यू नहीं लगाते, यहाँ हम कांट यू लगा रहे हैं। इस सेंटेंस से ही जाहिर है कि जिसने ये सेंटेंस कहा है वो नाराज़ सा है, या वो अपनी बेजारी का इजहार कर रहा है। अगला जो इसका पॉइंट है इसी में, ये कहता है कि इन वार्निंग्स एंड रिमाइंडर्स, कि जहाँ कोई वार्निंग दी जा रही हो या किसी बात को रिमाइंड करवाया जा रहा हो, तो वहाँ हमारा जो टैग होगा वो वांट यू होगा। कब? आफ्टर पॉजिटिव इम्पेरेटिव। अब यहाँ वो रूल अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, कि जहाँ कोई वार्निंग्स हों या रिमाइंडर्स हों, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई होगा कि अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आप उसका टैग बनाएंगे, और अगर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसका फिर आप पॉजिटिव टैग बनाएंगे, और वो विल यू और वांट यू के साथ होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं कि इन वार्निंग्स एंड रिमाइंडर्स द टैग इज़ वांट यू आफ्टर अ पॉजिटिव इम्पेरेटिव एंड विल यू आफ्टर अ नेगेटिव इम्पेरेटिव। जैसे यहाँ दो एग्जांपल्स में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।
ड्राइव केयरफुली, वॉन्ट यू, अब यहाँ विल यू नहीं होगा क्योंकि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है। यहाँ कांट यू भी नहीं होगा। यहाँ अगर इसमें हम कोई अनॉयंस का एक इम्प्रेशन आता तो हम इसको कांट यू लगा सकते थे, लेकिन यहाँ एक सिंपल एक एडवाइस की जा रही है कि ड्राइव केयरफुली, वॉन्ट यू। इसी तरह इसको नेगेटिव सेंटेंस के साथ देखें तो डोंट फॉरगेट योर कीज़, विल यू। तो यहाँ जो हमने टैग यूज़ किया इसके साथ, इस नेगेटिव इम्पेरेटिव के साथ, वो विल यू किया है। ये तीनों चीज़ें यहाँ फिर से आप देख लें कि अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो लेकिन उसमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही हो तो हम फिर उसका टैग बनाते हैं विल यू, वुड यू और कुड यू। और यहाँ रूल क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बताया कांट यू, वो कहाँ यूज़ होगा कि जहाँ आप कोई अनॉयंस शो कर रहे हों या इम्पैशंस शो कर रहे हों तो वहाँ आप उसको कांट यू लगाएंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि अगर कोई वार्निंग हो या कोई रिमाइंडर हो जिसमें कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइस की जा रही हो ऐसी जिसमें आप किसी को वार्न कर रहे हो किसी ख़तरे से, तो वहाँ पर जो आपके क्वेश्चन टैग होंगे वो वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेंस में होंगे। और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा वो विल और वांट के साथ बनेगा। कोई और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम या कोई और मॉडल वर्ब इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगला पॉइंट इसमें है कि अगर सेंटेंसेस में हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स गो, लेट्स प्ले, तो उसका जो हम टैग बनाएंगे वो शल वी होगा हमेशा, कुछ और हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक, शल वी, लेट्स डिस्कस दिस मैटर, शल वी। तो इस तरह से हम शल वी करके उसको करेंगे। प्रोनाउन भी इसमें फिक्स्ड ही है, कोई और प्रोनाउन नहीं आता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि वो सेंटेंसेस जिसमें नेवर, नो, नोबडी, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नन, नाइदर या लिटिल, इस तरह के वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हों तो ये वर्ड्स बेसिकली नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब कि ऑलरेडी ये वर्ड्स नेगेटिव सेंस बनाते हैं, तो इसलिए हम इसका जब टैग बनाएंगे तो वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। जैसे यहाँ दो सेंटेंसेस में आप इसको समझ सकते हैं कि यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस। अब नेवर ने इस सेंटेंस को एक तरह से नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन बना दी है। सो यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस, डू यू। तो डोंट यू हम अगर इसको करेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम इसमें नेवर का वर्ड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देख लें कि ही हार्डली स्टेप्स आउट ऑफ हिज होम। अब हार्डली इज़ वन ऑफ द वर्ड्स जो यहाँ मेंशन किए गए हैं कि जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो हम उसके साथ उसका टैग पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए डज ही। अच्छा, हार्डली स्टेप्स आउट ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसलिए इसका जो हमने टैग लिया है वो डज के साथ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद देयर। अच्छा, देयर के साथ जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो देयर इज़, देयर आर या देयर वॉज या देयर वर, उसके जब हम टैग बनाएंगे तो वो इज़ देयर, आर देयर, वॉज देयर या वर देयर के साथ हम उसको बनाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है कि देयर इज़ नो सॉलिड एविडेंस, इज़ देयर, सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है और इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो इसका टैग जो बनेगा वो इज़ देयर। क्लियर। एक और एग्जांपल है देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, वरंट देयर, तो देयर वर, वरंट देयर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो दिस, दैट, समथिंग, नथिंग या एवरीथिंग इस तरह के कोई वर्ड्स हों तो हमारा जो टैग बनेगा, ये टैग का जो प्रोनाउन होगा वो इट होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अब एवरीथिंग यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, तो उसको हम जब रिप्लेस कर रहे हैं तो वो टैग के अंदर इट के साथ रिप्लेस होगा। तो इज़न्ट इट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इज़न्ट इट, यानी हम एवरीथिंग का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इज़न्ट एवरीथिंग, तो ये रॉन्ग होगा। एक और एग्जांपल है द नथिंग वॉज डन, वॉज इट। क्लियर। तो नथिंग इट के साथ रिप्लेस हो रहा है। एक और सेंटेंस है इसमें कि दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर हॉलीडेज़, इज़न्ट इट। अब दिस इट के साथ रिप्लेस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट्स दीज, दोज, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी या नो वन। अच्छा, पीछे जो हमें पढ़ा था वो थिंग्स के लिए आ रहा था, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। यहाँ पर्सन्स के लिए आता है, जैसे हम एनीबडी, नोबडी, समबडी या एवरीबडी लगा रहे हैं या नो वन लगा रहे हैं। उसके अलावा दीज और दोज भी अगर इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो फिर हमारा जो टैग बनेगा वो उसका प्रोनाउन होगा दे। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नोबडी कैम, डिड दे। नोबडी इज़ यूज्ड फॉर पीपल और जब उसको हम टैग में यूज़ करेंगे तो उसको हम दे के साथ रिप्लेस करके यूज़ करेंगे। कैम पास्ट टेंस को शो कर रहा है सेकंड फॉर्म, तो लिहाजा डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब। सो नोबडी कैम, डिड दे। इसी तरीके से एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू सी हिम, वरंट दे। अब वॉज जो था वो यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ वरंट हुआ है,
तो ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस ये है कि एवरीबडी के साथ हम हमेशा वॉज लगाते हैं। वॉज और वर्ब में से अगर हमें चॉइस करनी पड़े तो एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, जबकि हमारा जो प्रोनाउन दे है उसके साथ वॉज नहीं आता, तो लिहाजा हमने इसको वरंट के साथ यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हैव को एज ए मैन वर्ब जब यूज़ किया जाए उससे मुताल्लिक है, और ये बेसिकली बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस से मुताल्लिक, ठीक है, कि जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। ये कहता है कि व्हेन हैव इज़ यूज्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब भी मैन वर्ब है, तो जब हैव एज ए मैन वर्ब यूज़ हो, यानी ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो। और एज ए हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ होता है? कि जब इसके बाद कोई हम थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हों, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो मैन वर्ब ये तब होगा जब इसके साथ आगे कोई वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो इसी बात को इसने यहाँ बताया कि व्हेन हैव इज़ यूज्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब, क्वेश्चन टैग्स विद बोथ हैव एंड डू आर पॉसिबल इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये कहता है कि हम इसका क्वेश्चन टैग हैव के साथ भी बना सकते हैं, डू के साथ भी बना सकते हैं। डू इज़ मोर कॉमन इन अमेरिकन इंग्लिश। ये दोनों उसने जो वर्जन्स हैं इंग्लिश के उसका डिफरेंस बताया है। यहाँ एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ही हैज़ माई बुक, अब यहाँ हैज़ पोजीशन वर्ब के तौर पर एज ए मैन वर्ब यूज़ हो रहा है। हैज़ के आगे कोई वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इट मीन्स कि हैज़ ही यहाँ का मैन वर्ब है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये टेंस हमारा होता है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे हेल्पिंग वर्ब डू और डज भी होते हैं, और यहाँ जो उसने रूल बताया है वो ये है कि आप डू या डज के साथ भी इसका टैग बना सकते हैं, और सिर्फ हैव या हैज़ के साथ भी बना सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं फिर से कि ही हैज़ माई बुक, डजंट ही, ये भी ठीक है, और हैज़ंट ही, ये भी ठीक है। अब आपके जहन में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि अगर हमारे पास चॉइसेस में डजंट ही भी आ जाए और हैज़ंट ही भी आ जाए तो हमने फिर क्या करना है? तो ऐसा नहीं होता। ये मैं अपने लेक्चर्स में रिपीट करता रहा हूँ, यहाँ भी बता दूँ कि जब दो ऑप्शंस पॉसिबल हों यानी करेक्ट हों तो वो एज ए सेपरेट चॉइस नहीं आ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए में आ जाए डजंट ही, और बी में आ जाए या सी में या डी में आ जाए हैज़ंट ही, तो फिर आपने किसको चूज़ करना होगा, आपकी ये कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ऐसे दो करेक्ट ऑप्शंस अलग अलग चॉइस के तौर पर नहीं आ सकते। वजह उसकी ये है कि अगर दो करेक्ट चॉइसेस आ जाएं तो फिर वो टेस्ट इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ए को सही समझ के लगाएंगे, कुछ बच्चे बी को सही समझ के लगाएंगे, तो दोनों में मार्किंग का फिर किस तरह फ़ैसला होगा? तो इसलिए एग्जामिनर कभी भी दो करेक्ट चॉइस सेपरेट ऑप्शंस के तौर पर नहीं दे सकता। हाँ, इसका ये तरीका हो सकता है कि वो इस तरह का एक ऑप्शन दे दे कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी, इस तरह से करके। सो कीप इन माइंड कि ये हर जगह यही रूल अप्लाई होगा कि जहाँ दो ऑप्शंस सही हो सकते हैं वो एक साथ कभी भी नहीं आएंगे तो फिर सिर्फ इस कंडीशन में आएंगे कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी, या दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तब तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें कि वी डोंट हैव इनफ मनी, डू वी या हैव वी, तो दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन टैग को यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर हैव वाले केस में, सब में नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जहाँ हैव या हैज़ यूज़ हुआ होगा एज ए मैन वर्ब तो वहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, डू डज के साथ भी बना सकते हैं और हैव हैज़ के साथ भी बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके कुछ MCQs हैं, इनको हम देख लेते हैं और मैं आपको इसमें समझाता भी जाऊँगा कि आप इसको किस तरह से डील करेंगे। पहला इसमें हमें दिया है MCQ कि ही हैड नो प्रैक्टिस इन कंपोजिंग म्यूज़िक। अब यहाँ हम हैड एक वर्ड हमें नज़र आया है, तो क्या हैड एज ए मैन वर्ब यूज़ हुआ है या हैड एज ए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो इसको पहचानने का सादा सा तरीका है कि हैव, हैज़ या हैड के बाद हम देखेंगे कि क्या वर्ब थर्ड फॉर्म है। अगर है तो फिर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होगा, अगर नहीं है तो फिर ये एज ए मैन वर्ब यूज़ हुआ होगा, और अगर ये मैन वर्ब यूज़ हुआ है तो फिर हम इसका टेंस देख लेंगे। हैड चूँकि सेकंड फॉर्म है और वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म आ जाए तो हम समझ जाएंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होता है, तो लिहाजा हम सिर्फ इसको डिड के अंदर रहते हुए देखेंगे, बाकी के हमारी चॉइसेस यहाँ एलिमिनेट हो जाती हैं। सो ही हैड नो प्रैक्टिस इन कंपोजिंग म्यूज़िक, हैड आ गया एज ए मैन वर्ब यानी पास्ट टेंस में एज ए मैन वर्ब, और नो इसको नेगेटिव बना रहा है। इट मीन्स कि हम इसको लेंगे पास्ट सिंपल टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हमें जब पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है तो हम उसको फिर पॉजिटिव पास्ट टेंस का टैग बनाते हैं, और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड, तो लिहाजा चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। वजह क्या है कि हम डिडंट क्यों नहीं ले सकते? ये तो सारे एलिमिनेट हो रहे हैं जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको।
अब सिर्फ हमारे पास ए और बी चॉइस रह गई हैं, तो हम इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे। तो चूंकि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है नो वर्ड आने की वजह से, इसलिए हमारा जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, डिड ही। सो ही हैड नो प्रैक्टिस इन कंपोजिंग म्यूज़िक, डिड ही। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई थिंक आई एम बॉदरिंग यू। अब आई एम ये एक्चुअल सेंटेंस है, ये आई थिंक ये सेंटेंस में इजाफा है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। जो एक्चुअल हमारा स्टेटमेंट है वो आई एम के साथ शुरू हो रहा है। सो आई एम बॉदरिंग यू, आई एम ऊपर हम रूल पढ़ चुके हैं कि आई एम का जो टैग बनेगा वो किससे बनेगा, आरंट आई। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका जो टैग बनना है वो नेगेटिव और आरंट के साथ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है नोबडी हेल्प्ड हिम। अभी हमने जो रूल पढ़ा है नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये अगर आ जाएं यानी पर्सन्स के लिए ये वाले प्रोनाउंस आ जाएं तो हम इनको रिप्लेस करते हैं दे के साथ। और हेल्प्ड इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो अब हमारे पास 3 चॉइसेस हैं जो डिड के साथ है, ए, सी एंड डी। अच्छा, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नोबडी का जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा, तो डिड एनी ये नहीं हो सकता, डू का कोई काम नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट से ताल्लुक़ नहीं है, डिड दे यस, दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। तो नोबडी ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस हो चुका नो के साथ, तो इसलिए हम इसका टैग जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और एनीबडी या नोबडी के वर्ड्स खुद से रिपीट नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट गेट्स वेरी हॉट देयर इन द समर। इट सब्जेक्ट, गेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास इज़, एम, आर नहीं होते, बल्कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू या डज होते हैं। तो यहाँ पर सी और डी चॉइस हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम देखते हैं कि इट गेट्स वेरी हॉट देयर इन द समर, ये एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो लिहाजा डजंट इट लगाएं या डज देयर लगाएं। अच्छा, देयर वाली चॉइस इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये सेंटेंस देयर से शुरू नहीं हो रहा, ये तो सेंटेंस शुरू हो रहा है इट के साथ, सो इट इज़ एक्चुअली द सब्जेक्ट, तो इसलिए चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर वॉन्ट बी एनी ट्रबल। अब ये देयर के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, और वॉन्ट बेसिकली विल नॉट को कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये फ्यूचर टेंस है और नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो देयर वॉन्ट बी एनी ट्रबल, अब इसमें इज़ का कोई काम नहीं है, और आगे है इसमें वॉन्ट या विल या वुडेंट, तो इनको हम देख लेते हैं। वुडेंट का भी यहाँ काम नहीं है क्योंकि वुड जो है वो सेंटेंस में यूज़ नहीं हुआ है। तो अब हमारे पास चॉइस बी और सी बच जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि देयर वॉन्ट बी। अब स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, तो हम जब नेगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक लेंगे, ओनली चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ही हैडंट इन्फॉर्म्ड एनीवन। अब हैड यहाँ यूज़ हो रहा है और आगे इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म भी यूज़ हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ अब हैड जो है वो मैन वर्ब के तौर पर नहीं आ रहा बल्कि एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जब हैव, हैज़ या हैड के साथ आगे कोई वर्ब फॉर्म यूज़ हो, इट मीन्स कि फिर वहाँ हैव, हैज़ को हम या हैड को हम एज ए ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेंगे, और आगे अगर कोई वर्ब फॉर्म यूज़ नहीं हुई है तो फिर हैव, हैज़ या हैड जो है एज ए मैन वर्ब यूज़ होते हैं। सो इट मीन्स यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है। तो अब चॉइसेस देखें, स्टेटमेंट है हमारा नेगेटिव हैडंट, तो हमें क्या चाहिए होगा, हैड ही, सो ओनली चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। नथिंग ये वो वर्ड है कि जो इट से रिप्लेस होता है, और कैन इसका यहाँ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, तो क्या आना चाहिए, डोंट का कोई काम नहीं है, डजंट का कोई काम नहीं है, कैन और कांट में हमने देखना है। तो चूँकि नथिंग से नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है सेंटेंस, तो इसलिए हम सी नहीं लगा सकते बल्कि कैन इट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द सिक मैन कैन हार्डली वॉक। ऊपर हम रूल पढ़कर आ चुके हैं कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो वो सेंटेंस को नेगेटिव कॉनोटेशन में ले जाते हैं, तो इसलिए हमें जब इसका टैग बनाना होगा तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका टेंस क्या है और इसमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, कैन, तो कैन के साथ हमने एक पॉजिटिव टैग बनाना है, सो कैन ही, यस दिस इज़ करेक्ट, बाकी के ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 9 इज़ दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प दैम। अब यहाँ हैव का इस्तेमाल हो रहा है और एक और वर्ब आ रहा है, लेकिन उसकी फॉर्म क्या है, वो इन्फिनेटिव के साथ आ रहा है। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। टू के बगैर अगर आता तो फिर यहाँ थर्ड फॉर्म आता और फिर इसका टेंस चेंज हो जाता। तो लिहाजा
हैव टू, ये बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही शो कर रहा है. सो दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प देम. प्रेजेंट सिंपल है दे के साथ. सो द चॉइसेस आर हैवंट दे. अब यहाँ हैवंट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं है, यानी हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है. हैव दे, ये भी वही केस है कि कोई हमारे पास परफेक्ट टेंस नहीं है. अब हमारे पास चॉइसेस बची हैं डू या डोंट के साथ. तो चूँकि सेंटेंस पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है तो लिहाजा आपका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव होगा, डोंट दे. दे हैव टू आस्क समबडी एल्स टू हेल्प देम, डोंट दे. क्लियर? सी भी यहाँ रॉन्ग हो जाएगा. नंबर 10 इज़ लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. ये सिंपल सा रूल है, हम पढ़ कर आ चुके हैं कि लेट्स का जब भी टैग बनेगा वो होगा शल वी. लिहाजा सी इज़ द ओनली करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि देर से शुरू हो रहा है और उसके अलावा इसमें वर्ड नाइदर भी यूज़ हुआ है. जो नाइदर इज़ वन ऑफ द वर्ड्स कि जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, यानी उसकी कॉनोटेशन नेगेटिव हो जाती है. तो अब हमने इसके मुताबिक इसको देखना है. सेंटेंस इज़ देयर इज़ नाइदर इलेक्ट्रिसिटी नोर गैस ऑन द आइलैंड. तो अब इसमें से कौन सा हमने टैग लेना है? देयर इज़. सो इज़ देयर, इज़न्ट देयर, इज़ इट, इज़न्ट इट. तो हम देयर वाले में इट का तो इस्तेमाल नहीं करते, तो लिहाजा ये चॉइसेस आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं. अब बचा है हमारे पास इज़ देयर या इज़न्ट देयर. चूँकि नाइदर आने की वजह से सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो चुका है तो हमें जो टैग चाहिए वो पॉजिटिव, और ओनली चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर वर मैनी मिस्टेक्स इन योर डिक्टेशन. देयर वर, देयर का इस्तेमाल है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने जो लगाना होगा वो देयर के साथ नेगेटिव बनाना होगा. सो वरंट दे, दे नहीं बन सकता. वर देयर, अफर्मेटिव नहीं बनेगा. वरंट देयर, येस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस. ये भी एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ नंबर 13. द मैनर ऑफ एड्रेसिंग पीपल इन ब्रिटेन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम आवर्स. इज़ क्वाइट, और ये द मैनर्स ऑफ एड्रेसिंग पीपल ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट को प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं. तो अब क्या आना चाहिए? इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव हमारा क्या बनना चाहिए? इज़न्ट इट. तो चॉइस ई इज़ द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट नंबर 14 इज़ डोंट मेक अ नॉइज़. अब ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अब यहाँ हमने देखना होगा इसकी चॉइसेस को भी, प्लस कि इस सेंटेंस में इसकी जो टोन है वो अनॉयंस या इम्पैशंस को शो करती है, या ये एक सिंपल वार्निंग या रिमाइंडर हो सकता है. डोंट मेक अ नॉइज़, इसकी चॉइसेस में हम देख रहे हैं वॉन्ट यू, डू यू, विल यू, कैन यू. अब नेगेटिव चूँकि इम्पेरेटिव है और ये एक सिंपल हमें वार्निंग सी लग रही है, तो इट मीन्स नेगेटिव के साथ हम ले लेंगे विल यू. डू यू नहीं सेंस बनता, कैन यू भी नहीं बनता, वॉन्ट और डोंट एक साथ नहीं आते, यानी नेगेटिव नेगेटिव नहीं होंगे. लास्ट सेंटेंस इज़ स्टे क्वाइट. अच्छा, यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये थोड़ा सा अनॉयंस को शो कर रहा है, इससे हमें टोन का अंदाज़ा हो रहा है. तो इट मीन्स कि हम जब अनॉयंस को देखते हैं एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो फिर हम उसको कांट यू के साथ लगाते हैं. सो स्टे क्वाइट, कांट यू. सो डी चॉइस इज़ द करेक्ट चॉइस. आई होप दिस इज़ क्लियर. MCQs में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमने टैग यूज़ करना है, ये भी आपको समझ आया होगा, और जो इसके रूल्स हमने पढ़े हैं वो भी क्लियर होंगे. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.